राजस्थान एमबीएसआई आरटीओ की जो वैकेंसी आई हुई है, जो भी भाई उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो है। क्योंकि आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का पहला पार्ट है, जिसमें मैंने सेक्शन 9 मतलब धारा 9 जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का दिया जाना वहाँ तक बताया है। उसके बाद में सेक्शन 2 भी मैं बना चुका हूँ, उसको बस अपलोड करना बाकी है। और उसमें हम सेक्शन पार्ट 3, 4, 5 मतलब भाग 3, 4, 5 की बात करेंगे। और धारा 10 से लेकर 47, 48, 50 तक जो भी धाराएँ आएंगी वहाँ तक हम बात करेंगे। आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कई लोगों ने मेरे पास पर्सनली जो है मैसेज किया कि भाई आप जो है एमवीएसआई का जो ऑटोमोबाइल सेक्शन है उसके हमको कुछ टर्म्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ। 3 पेपर होंगे। पहले में जीके और एवरीडे साइंस आएगी, दूसरे में हिंदी इंग्लिश, और तीसरा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन होगा। ठीक है। अगर अब चूँकि जीके तो आप वैसे पढ़ लोगे, अब जनरल साइंस के जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 53 क्वेश्चन जनरल साइंस के थे। ठीक है। अब जनरल साइंस के 53 क्वेश्चन आपको यदि इस बायोलॉजी को पढ़ना, देखो ये बायोलॉजी का सेक्शन है। ये बायोलॉजी सेक्शन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस नाम के टैब को प्रेस करोगे तो वहाँ पर आपको पूरा साइंस का ये जो पोर्शन है, विटामिन, शर्करा, प्रोटीन, वसा, रुधिर परिसंचरण, ठीक है, और महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके जैसे कि हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्रंथि तंत्र है, संवेदना तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वो सारे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। और बहुत इजी वे में बहुत डिटेल से आपको सब कुछ समझाया गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वो बीएससी 12th 11 मतलब ये सारी बुक्स का जो एक सार होता है वो आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके दैनिक साइंस का जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं आगे। जो ऑटोमोबाइल का सेक्शन है, ऑटोमोबाइल के सेक्शन में आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पोर्शन है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। और ऑटोमोबाइल व्हीकल, क्योंकि अब जो ऑटोमोबाइल हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, व्हीकल ही पढ़ेंगे। और व्हीकल में सबसे पहले जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें चेसिस और फ्रेम आती है, तो देखो ऑटोमोबाइल व्हीकल में यहाँ तो लिया हुआ है लेआउट ऑफ चेसिस एंड इट्स अलाइनमेंट, और ऑटोमोबाइल व्हीकल सिस्टम में लिखा हुआ है फ्रेम एंड सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में चेसिस और फ्रेम से शुरू करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको कोई डिटेल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेम एंड बॉडी। अब देखिए व्हीकल, जब हम ऑटोमोबाइल व्हीकल की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल व्हीकल मेनली दो असेंबलीज पर, दो कंपोनेंट पर टिका हुआ होता है, जिसमें एक होता है चेसिस और दूसरा होता है बॉडी। तो चेसिस क्या होता है, देखिए मैं आपको पूरा बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम मेन जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम से पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में, वो चीज़ कहाँ से हम लेंगे। ठीक है ना। चेसिस की बात करूँ सिंपल साधारण शब्दों में, कि एक पूरा व्हीकल जो रोड पे चल रहा है लेकिन उसमें बॉडी नहीं है, उसको कहते हैं चेसिस। ठीक है। चेसिस के अंदर फ्रेम भी आती है, टायर्स भी आते हैं, सस्पेंशन सिस्टम भी आता है। ठीक है। उसमें पेट्रोल टैंक वगैरह सब कुछ आते हैं। उसमें स्टेयरिंग भी होती है, ड्राइवर के बैठने की जगह भी होती है, ब्रेक्स भी होते हैं, सब कुछ इंक्लूड होती है, केवल और केवल बॉडी नहीं होती उसमें। ठीक है। ऐसे काफ़ी ट्रक आपने देखे भी होंगे, बसों की चेसिस देखे होंगे, जो केवल चलता है रोड पे, एक कंप्लीट व्हीकल चलता है लेकिन उसमें बॉडी नहीं होती है। तो हम सिंपल से वे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ नाउ एक्सटेंसिवली यूज टू डिनोट द कंप्लीट व्हीकल एक्सेप्ट द बॉडी फॉर हैवी व्हीकल हैविंग अ सेपरेट बॉडी। ठीक है। यदि हम हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं 10 चक्के, जिसमें 10 टायर होते हैं, 12 टायर होते हैं, 22 टायर, 24 टायर जो होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि उसमें बॉडी जो है सेपरेट बनवानी पड़ती है, या बॉडी है जो सेपरेट होती है। लाइट व्हीकल्स जो होते हैं उसमें मोनो कंस्ट्रक्शन टाइप हैविंग बॉडी इंटीग्रल विद फ्रेम, मतलब उसमें चेसिस जो होता है वो बॉडी के साथ में होता है।
इट डिनोट्स द होल व्हीकल एक्सक्लूडिंग द एडिशनल फिटिंग इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी फिटिंग्स होंगी, ठीक है, विंडो, पूरा मतलब हम कह सकते हैं जो डोर है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, चेसिस के अंदर। होल व्हीकल असेंबली को हम एक्सेप्ट द बॉडी वो कहेंगे चेसिस। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चेसिस होता है। जैसे टाटा का ट्रक है, इमेज मैंने नेट से ली है, और ये देखिए ये पेट्रोल टैंक है यहाँ पर, और ये पेट्रोल टैंक है, ये व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये है फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम। टाइप्स ऑफ फ्रेम में जब पढ़ेंगे, ठीक है, ये अपना यहाँ पर स्टीयरिंग गियर हो गया, ठीक है, और ब्रैकेट, साइलेंसर, इंजन, ये सारे मतलब पूरा का पूरा एक व्हीकल है जो कि रोड पर चलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं चेसिस। बात करते हैं आगे, ठीक है, ये समझ गए आप। चेसिस कंटेन्स ऑल मेजर यूनिट्स नेसेसरी टू प्रोपेल द व्हीकल। चेसिस में सारे नेसेसरी यूनिट्स लगी रहती हैं जो एक व्हीकल को प्रोपेल करने के काम में आता है, मतलब चलाने के काम में आता है। डायरेक्ट इट्स मोशन, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्रेम लगी हुई है, और सस्पेंशन सिस्टम ये जो दिख रही है ये सस्पेंशन है, मतलब जो कमानी होती है वो है, और कमानी साइकिल के द्वारा जुड़ी होती है। ये स्टीयरिंग है, ये गियर लीवर है, ठीक है, यहाँ पर गियर बॉक्स है, ये हुक जॉइंट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, और ये डिफरेंशियल है, ठीक है, यहाँ पर ये इंजन है, यहाँ पर ये रेडिएटर है, ठीक है ना, और ये आगे डम्ब आयरन जहाँ पर बम्पर लगता है ये है, और यहाँ भी बम्पर लगता है, ठीक है ना। तो इस पूरी असेंबली को हम क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं। और मेनली इसको क्या नाम दिया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैरिंग यूनिट, मतलब ये एक ऐसी यूनिट है जो कि लोड को कैरी करती है। लोड कौन से, किस लोड को कैरी करती है, जिसमें फ्रेम का वेट आ गया, ठीक है, सस्पेंशन का वेट आ गया, डिफरेंशियल का वेट आ गया, एक्सल वेट आ गया, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी असेंबली, इसके ऊपर जो है वो क्या माउंट होगी, बॉडी माउंट होती है, ठीक है। तो चेसिस को हम डायरेक्टली कह सकते हैं कंप्लीट व्हीकल विदाउट बॉडी, ये चेसिस हो गया। ये तो इसका अगर हम देखें साइड व्यू हो गया ऊपर वाला तो, और ये हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप देखोगे तो मैंने आपको अभी समझा दिया है, ये रियर एक्सल है, ये डिफरेंशियल है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स है, ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, ठीक है, हुक जॉइंट यहाँ पर आ गया, ये इंजन हो गया, ये फ्रंट व्हील्स हो गए, ये रियर व्हील्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर क्लच असेंबली है, ठीक है, ये साइड मेंबर्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस मेंबर्स हैं, या हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी बोलते हैं। पीछे की साइड पेट्रोल टैंक है, या आगे रेडिएटर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आगे चलते हैं, कौन कौन से फ्रेम्स अभी मैंने जो बता दिए हैं आपको वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। चेसिस इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे फ्रेम हो गया, फ्रंट सस्पेंशन हो गया, स्टीयरिंग मैकेनिज्म हो गया, रेडिएटर हो गया, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको जस्ट बताई इस डायग्राम के थ्रू। अब देखो चेसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 यूनिट्स में। चेसिस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट होती हैं, एक तो होती है रनिंग गियर। रनिंग गियर कौन सा, जिसमें सस्पेंशन सिस्टम वगैरह सब कुछ आते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टीयरिंग सिस्टम आ गया, सस्पेंशन सिस्टम आ गया, ब्रेक्स आ गए, व्हील्स आ गए, टायर्स आ गए, जो कि व्हीकल को रन करवाते हैं। और दूसरी यूनिट कौन सी होती है, पावर प्लांट यूनिट। पावर प्लांट में जो कि पावर देता है, पावर कौन डेवलप करता है, इंजन, तो इंजन असेंबली आ गया। और पावर ट्रांसमिशन असेंबली, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट आ गई, गियर बॉक्स आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इज़ द पार्ट ऑफ बोथ चेसिस एंड बॉडी। जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसमें लाइटिंग का सारा सिस्टम रहता है, वो चेसिस और बॉडी दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, इसमें अशोक लीलैंड जो कंपनी है उसके कॉमेट मॉडल कॉमर्शियल व्हीकल्स का एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें चेसिस दिखा रखा है, टायर्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, रियर स्प्रिंग, फ्रंट स्प्रिंग, ठीक है, पेट्रोल टैंक वगैरह सब इसमें अवेलेबल है। ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, इसको बोलते हैं चेसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल वे में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की मेनली होती है। फुल फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड, बस चेसिस, इंजन इन फ्रंट, इंजन एट सेंटर। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देता हूँ आपको,
जैसे आपने टाटा का ट्रक देखा होगा, फुल फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इंजन आगे की साइड होता है, बिल्कुल ड्राइवर केबिन के बाहर की तरफ। जो जिस व्हीकल में इंजन होता है उसको बोलते हैं फुल फॉरवर्ड। देखो लिखा भी है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, फुल फॉरवर्ड चेसिस दैट इन विच द इंजन इज फिटेड आउटसाइड द ड्राइवर केबिन। जैसे सारे कार्स अपन ने देखे हैं, कार में बाहर होता है इंजन। जो पुराने टाटा के ट्रक होते हैं, नहीं देखा है तो मैं भी डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उनमें भी बाहर मतलब ड्राइवर केबिन से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। उससे क्या है कि ड्राइवर, जब इंजन बाहर होगा तो बोनट भी आगे होगा, और ड्राइवर है जो रोड है उसको डायरेक्टली नहीं देख पाता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ड्राइवर सीट इज जस्ट इनफ फ्रॉम द फ्रंट व्हील एंड इज नॉट एबल टू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हील। तो ड्राइवर की सीट है वो फ्रंट व्हील से बहुत दूर होती है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रंट व्हील के पास में वहाँ पर जो असेंबली होती है वहाँ इंजन होता है। तो आप डायरेक्टली याद रखो इसमें कि फुल फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो इंजन है वो ड्राइवर केबिन के बाहर होता है, जैसे कि कार्स में होता है, टाटा के ट्रक में होता है। दूसरी बात करते हैं सेमी फॉरवर्ड में। सेमी फॉरवर्ड में ये होता है कि आधा इंजन तो बाहर होता है और आधा इंजन है ड्राइवर के केबिन में होता है, जैसे कि पिकअप वगैरह में जो होता है उस टाइप से। हाफ पोर्शन ऑफ द इंजन इन द ड्राइवर केबिन एंड रिमेनिंग हाफ इज आउटसाइड द केबिन लाइक इन स्टैंडर्ड बेडफोर्ड पिकअप। इट प्रोवाइड्स बेटर विजिबिलिटी ऑफ रोड टू द ड्राइवर, ठीक है। इससे क्या होगा, आधा जन अंदर होगा आधा बाहर होगा, तो रोड को अच्छे से देख पाएगा। बस चेसिस क्या होता है, आपने देखा होगा ड्राइवर के जस्ट बगल में इंजन रखा होता है, ठीक है ना, जिस पे पूरा कवरिंग कर रखा होता है और लीवर उसके हाथ में होता है। तो बस चेसिस में क्या होता है, आप किसी भी बस में चढ़े होंगे आगे से, तो पूरा का पूरा इंजन है वो ड्राइवर केबिन में फिट होता है। द होल इंजन इज फिटेड इन द ड्राइवर केबिन। इट प्रोवाइड एन इंक्रीज फ्लोर स्पेस इन द व्हीकल। ड्राइवर सीट इज जस्ट अबव द फ्रंट व्हील। जो आगे का टायर होता है, आपने देखा होगा राइट साइड का जो आगे का टायर होता है, उस व्हील के जस्ट ऊपर ड्राइवर की सीट होती है। ही कैन सी द फुल फ्रंट रोड राइट फ्रॉम द फ्रंट व्हील्स, ठीक है ना, तो वो पूरी रोड को देख पाता है। देखो ये होता है फुल फॉरवर्ड। मैंने आपको कहा था ये टाटा का ट्रक है, तो इस टाटा के ट्रक में ये पहले चलता था ऐसा, पूरा का पूरा इंजन बाहर होता था। आजकल का ट्रक आजकल के जो ट्रक आते हैं वो पूरे के पूरे यहाँ होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो इंजन होता है जस्ट ड्राइवर के जस्ट नीचे होता है, मतलब ये केबिन है ना इसके जस्ट नीचे होता है। तो इससे ऐसा कैसे हो गया, तो उसकी हाइट है ना वो इंक्रीज कर दी। ट्रक की जो हाइट है, जहाँ ड्राइवर बैठता है उसकी हाइट इंक्रीज करके और वहाँ पर इंजन की जगह हो गई, ठीक है। फिर आता है इंजन इन फ्रंट। तो इन मोस्ट ऑफ व्हीकल्स द इंजन इज फिटेड इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द चेसिस। चेसिस का जो फ्रंट पोर्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये चेसिस है, ये चेसिस है, ठीक है। तो इस फ्रंट पोर्शन में यहाँ पर इंजन रखा हुआ होता है। तो ड्राइव इज गिवन टू द फ्रंट व्हील ओनली लाइक इन मेटाडोर व्हीकल्स। और यहाँ पर ही इंजन होता है और यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट होकर जो आगे के व्हील्स होते हैं उन्हीं को ड्राइव, हम जो कहते हैं ना कि फ्रंट व्हील ड्राइव, वो इसी प्रकार जो मेटाडोर व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, या हम कहें जो ओमनी की वैन आती है उसमें भी यही सिस्टम होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, ठीक है। सेकंड होता है रियर व्हील ड्राइव, जिसमें इंजन में ऑल्सो भी फिटेड एट बैक पोर्शन ऑफ द चेसिस। आपने रोड DMR दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट बसेज होती हैं या लो फ्लोर बसेज जो देखी हैं, जयपुर में भी चलती हैं या मतलब दूसरे राज्यों में भी चलती हैं, तो उन लो फ्लोर बसों का इंजन जो होता है बैक साइड में होता है, ठीक है। तो उसमें वो रियर व्हील ड्राइव होती हैं, तो उसमें भी ज़्यादा लंबी प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं रहती। दिस अरेंजमेंट डज नॉट रिक्वायर लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट। गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल आर कंबाइंड इन 1 यूनिट। अब गियर बॉक्स है और डिफरेंशियल दोनों 1 यूनिट बन जाते हैं, क्योंकि इंजन पीछे की साइड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंजन में ऑल्सो भी फिटेड एट द सेंटर ऑफ चेसिस। सेंटर में भी, चेसिस के सेंटर में भी पूरा का पूरा इंजन है वो, मान लीजिए ये चेसिस है तो इसके सेंटर में इंजन रहता है, तो यहाँ पर फ्लोर स्पेस है वो मिल जाता है। जैसे दिल्ली में भी ऐसी सुविधाएं हैं। दिस द इंजन में ऑल्सो भी फिटेड एट सेंटर ऑफ चेसिस। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फुल स्पेस ऑफ चेसिस फ्लोर फॉर यूज, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लोर मिलता है आगे से लेके पीछे तक का यूज़ करने के लिए, जैसे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंजन में वो इसी प्रकार की चेसिस फिट की जाती है। अब आता है नंबर ऑफ व्हील्स फिटेड इन द व्हीकल एंड नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स।
तो व्हीकल चेसिस है वो किस प्रकार से डिनोट की जाती है, हम देखते हैं ना 4x4, 4x2, 6x2, 6x4, इस प्रकार की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 4x2 की चेसिस व्हीकल है, ठीक है, तो इसमें 4 व्हील टोटल होंगे। टोटल कितने व्हील होंगे? 4 व्हील होंगे। और 4 में से 2 व्हील जो हैं वो ड्राइविंग व्हील्स होंगे, मतलब आगे के 2 तो डायरेक्शन देंगे और पीछे के 2 हैं वो रन करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैं एक साइकिल की बात करता हूँ, तो साइकिल में तो क्या होता है, साइकिल में तो आगे का जो टायर होता है, आगे का जो व्हील होता है, वो तो केवल डायरेक्शन देता है। लेकिन हम पैडल मारते हैं तो पैडल की जो चेन होती है, वो चेन पीछे स्प्रोकेट्स के थ्रू है ना पावर को ट्रांसमिट करती है। तो पीछे का हम कह सकते हैं पावर ट्रांसमिट किस किस व्हील पर हो रही है? पीछे के व्हील पर हो रही है। तो अब उसमें क्या हो गया? 2x1 व्हील कौन सी ड्राइव होगी? वो 2x1, मतलब टायर तो 2 हैं, व्हील तो 2 हैं, लेकिन पावर एक पर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है ना। ड्राइविंग व्हील्स कौन सा? एक है। ऐसे ही अगर हम 4x2 की बात करते हैं, जैसे हमारी कार्स हैं, तो कार्स में क्या होता है? 4x2 होता है, जिसमें 4 व्हील टोटल होते हैं, 2 व्हील ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, ठीक है। 4x4 की बात करते हैं, 4x4 व्हील का मतलब होता है 4 व्हील है टोटल, लेकिन चारों के चारों ड्राइविंग व्हील्स हैं। आगे भी एक डिफरेंशियल लगा हुआ है, पीछे भी डिफरेंशियल लगा हुआ है। जो अपने आर्मी की जो जिप्सीज वगैरह जो होती हैं वो 4x4 होती हैं, ठीक है। 6x2 का मतलब क्या हो गया? टोटल तो 6 व्हील हैं, लेकिन जिनमें से 2 व्हील वो ड्राइविंग व्हील्स हैं, बाकी 4 हैं वो या तो गाइडिंग व्हील्स हो सकते हैं, सपोर्टिंग व्हील्स हो सकते हैं। 6x4 ड्राइव का मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ 6 व्हील्स आउट ऑफ विच 4 व्हील्स आर ड्राइविंग व्हील्स। व्हील्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हील्स का मतलब अगर मान लीजिए एक एक्सल में 4 व्हील लगे हुए हैं, दो एक साइड में, दो एक साइड में, तो वो केवल एक यूनिट मानी जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। नोट दैट वन साइड ऑफ एक्सल में कंसिस्ट ऑफ ईदर 1 व्हील और 2 व्हील्स, इट कंसिडर्ड एज 1 यूनिट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी ट्रक में जो है 6 व्हील लगे हुए हैं, 4 पीछे लगे हुए हैं, 2 आगे लगे हुए हैं, तो उसको भी हम 4x2 ही मानी जाएगी, ठीक है ना। उसको भी 4x2 ही मानी जाएगी कि टोटल व्हील कितना है? 4 हैं, क्योंकि एक्सल तो 2 ही हैं और एक एक्सल में 2 व्हील आ सकते हैं। अब पीछे हो सकता है कि 4 व्हील लगे हुए हों, लेकिन वो जो 2 व्हील वाले हैं ना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए ये एक ट्रक है, इसमें एक व्हील ये है, एक व्हील ये लगा हुआ है, मतलब 2 व्हील ये है और 2 व्हील ये है, और आगे वाली एक्सल में 2 व्हील लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया ये 4x2 है। 4x2 का मतलब ये 4 व्हील है ना, ये वाले, ये केवल 2 व्हील ही माने जाएंगे ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है, ये वाले। और 4 का मतलब हो गया 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल 4x2 का सिस्टम हो गया, इसमें 4x2 का चेसिस हो गया। भले ही इसमें 4 व्हील लगे हों, लेकिन ये माने जाएंगे 2 ही, क्योंकि एक एक्सल पे 2 व्हील आ सकते हैं। इन लॉन्ग व्हील बेस चेसिस व्हीकल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। अब व्हील बेस क्या होता है? व्हील बेस क्या होता है दोस्तों, इसको डायग्राम के थ्रू समझिए आप। व्हील बेस, देखिए मैं डायग्राम बताता हूँ आपको व्हील बेस का। ये व्हील बेस है, इसमें क्या रखा है कि जो फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट व्हील है और ये रियर व्हील है। इन दोनों की जो सेंटर डिस्टेंस है ना, इसको तो बोलते हैं व्हील बेस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, तो फिर जो दोनों टायर्स के बीच की डिस्टेंस होगी ना, ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। साइड से देखूंगा तो जो सेंटर डिस्टेंस होगी वो होगी व्हील बेस, मतलब फ्रंट और रियर व्हील्स के सेंटर्स की डिस्टेंस व्हील बेस कहलाती है, ठीक है। और अगर मैं ट्रैक की बात करूंगा, फ्रंट से देखूंगा, फ्रंट से देखने पर ये हमारे पास में आ गया ट्रैक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये ड्राइव्स हो गई हमारी, व्हील बेस हो गया, इनको बोलते हैं व्हील बेस, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेम की। ये तो चेसिस की बात होगी, अब फ्रेम की बात करते हैं। फ्रेम क्या होती है? चेसिस का मेन पार्ट जो होता है ना, वो होता है फ्रेम। चेसिस का मेन पार्ट जो होता है फ्रेम। जैसे हमारे शरीर का मेन पार्ट क्या है? हमारा स्केलेटन, जो हमारा कंकाल है, वो हमारा जो है मेन पार्ट है, ठीक है। फ्रेम और अंडर बॉडी इज मेन पार्ट ऑफ द चेसिस। अब उस फ्रेम के ऊपर ही हम कह सकते हैं पूरा का पूरा जो व्हीकल है ना, वो टिका हुआ होता है। इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ स्केलेटन to hold all the major parts together. Engine is mounted in forward end,
Frame is connected to the clutch and transmission unit to form a complete power assembly. At the rear end of the frame, the rear axle housing is attached through the rear spring. The wheel and tires assembly support the frame. Steering system has some part bolted to the frame, some to the body. To petrol tank is fastened to the frame. अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये मेन पार्ट स्केलेटन कैसे हो गया, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, पूरी की पूरी फ्रेम है। ये वाली जो असेंबली है इसको बोलते हैं हम फ्रेम, ठीक है। अब इस फ्रेम के ऊपर सारी चीज़ें माउंट होती हैं। स्प्रिंग के थ्रू टायर्स भी अटैच होते हैं, जिसमें जिनके बीच में एक्सल लगी हुई होती है। इसी पर पेट्रोल टैंक लगा हुआ होता है। इंजन भी फ्रेम के ऊपर ही रखा जाता है, और प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह भी सारी इसी के थ्रू अटैच होती हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम के बारे में आगे और पढ़ते हैं। ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम में है अ टिपिकल पैसेंजर कार फ्रेम, इट्स मेंबर्स आर मेड फ्रॉम कोल्ड रोल्ड ओपन हर्थ स्टील। जो ओपन हर्थ प्रोसेस है उसके थ्रू जो स्टील बनता है, या हीट ट्रीटेड एलॉय जिसे कहते हैं हम, उसकी ये फ्रेम बताई गई है, जिसमें एक एक्स मेंबर जो कार्स में यूज होता है, क्रॉस मेंबर इसको बोलते हैं, क्रॉस मेंबर, ठीक है। बॉक्स टाइप भी हो सकती है, बॉक्स टाइप का मतलब रेक्टेंगुलर टाइप, सी टाइप या चैनल टाइप, इस टाइप की हो सकती हैं फ्रेम्स, या फिर क्रॉस टाइप भी हो सकती है, ट्यूबुलर टाइप भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। आई सेक्शन भी हो सकता है फ्रेम का, ठीक है। बॉक्स सेक्शंस मेंबर्स हैव हाईली ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस। ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस के लिए बॉक्स सेक्शन यूज करते हैं। प्रेस्ड स्टील का क्रॉस मेंबर बनाया जाता है, और ये जो है दिस में भी आइदर चैनल, आई और ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन की जो मेंबर है, ये क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, मतलब आई सेक्शन का भी हो सकता है, सी सेक्शन का भी होता है, और ट्यूबुलर का भी हो सकता है। और इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब क्या होता है, मेंबर्स का मतलब होता है कि ये पूरी फ्रेम है, इस पर ये तो होते हैं वर्टिकल मेंबर्स और ये होते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, ठीक है ना। एक ढांचा बनाने के लिए ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं क्रॉस मेंबर्स या साइड मेंबर्स, ठीक है। इनको या तो बेल्ट किया जाता है या फिर इनको इन पर रिवेट लगाई जाती है। जो फ्रेम होती है वो फ्रेम इस प्रकार से होती है, मतलब आगे से सकड़ी और पीछे से चौड़ी, पीछे से चौड़ी, ये आगे से है और पीछे से चौड़ी होती है। पीछे से चौड़ी मतलब पूरा फ्लोर एरिया देगी हमको, और आगे से सकड़ी का मतलब जब हम घुमाएंगे व्हीकल को तो उसमें आसानी रहेगी। फ्रेम इज नैरो एट फ्रंट टू ऑल फॉर शॉर्ट टर्निंग रेडियस ऑफ द फ्रंट व्हील्स, वाइडनिंग आउट एट द रियर टू प्रोवाइड बिगर स्पेस इन द बॉडी। आगे तो जब टर्निंग रेडियस है उसके लिए नैरो रखते हैं, और वाइड क्यों रखते हैं, ताकि बिगर स्पेस मिल सके बॉडी को। साइड मेंबर्स आर कर्व्ड अपवर्ड एट द रियर फॉर्मिंग द किकअप। आपने देखा होगा कि जो टायर है, ये टायर है, इस प्रकार से ये फ्रेम होती है, तो इस प्रकार से कर्व हो जाती है, मतलब इसके ऊपर टायर आता है, ठीक है। और पीछे की साइड इसी के ऊपर क्या लगी रहती है, लीफ स्प्रिंग लगी रहती है, जिसको कमानी कहते हैं। तो ये फ्रेम है, ये कह रहा है पीछे की साइड से इसको इस प्रकार से उभरी हुई होती है, इसे कर्व फॉर्म में होती है, इसको किकअप बोलते हैं, ठीक है ना, किकअप फॉर्म बोलते हैं। which comes over the axle to lower the center of gravity of car. Rear left spring connect each end of the this curve. जो ईच लीफ स्प्रिंग है एक एंड पर यहाँ पर अटैच होगी, दूसरे एंड पर यहाँ पर अटैच होगी, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक एंड पर यहाँ पर अटैच होगी, एक एंड पर यहाँ पर साइकिल लगा होगा, और उससे ये सस्पेंशन सिस्टम है वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट व्हील सस्पेंशन। इसका मतलब हो गया कि एक जैसे चार व्हील्स हैं, तो चार व्हील्स के लिए अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम, एक व्हील है, दो व्हील है, तीन व्हील है, चार व्हील है, इसके लिए अलग सस्पेंशन सिस्टम होगा, इसके लिए अलग सस्पेंशन सिस्टम होगा, इसके लिए अलग सस्पेंशन सिस्टम होगा, इसके लिए अलग कमानी होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है सेपरेट सस्पेंशन सिस्टम होता है, ठीक है। फ्रेम आगे देखो,
फ्रेम इज प्रोवाइडेड विद क्रॉस मेंबर्स टू इंक्रीज द रिजिडिटी एंड टू विदस्टैंड शॉक्स। फ्रेम में क्रॉस मेंबर्स भी लगे रहते हैं। क्रॉस मेंबर्स का मतलब जो मैंने कहा कि मान लीजिए ये फ्रेम है, इसमें ये मेंबर्स हैं, साइड मेंबर्स भी बोल दीजिए इनको, या फिर क्रॉस मेंबर्स भी बोल दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, ठीक है। क्यों लगे रहते हैं? इंक्रीज द रिजिडिटी एंड टू विदस्टैंड शॉक्स, ब्लोज, ट्विस्ट एंड वाइब्रेशंस कमिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। जैसे व्हीकल चलता है तो वाइब्रेशंस भी होंगे, झटके भी आएंगे, ठीक है, ऊबड़ खबड़ सरफेस भी आएगी जिसे हम रफ सरफेस कहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू कैरी द वेट ऑफ व्हीकल, और इतनी अच्छी होनी चाहिए फ्रेम कि वो व्हीकल का वेट है वो, उसके साथ में उसके जो पैसेंजर्स हैं उसके अंदर, उन पैसेंजर्स का वेट, और विदस्टैंड द इंजन ट्रांसमिशन टॉर्क, थ्रस्ट स्ट्रेसेस, एक्सेलरेटिंग द ब्रेकिंग टॉर्क टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस व्हेन कॉर्नरिंग। जैसे ही किसी घुमाव पे घूमेगा व्हीकल तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण फ्रेम फेल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी फ्रेम की रिजिडिटी होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट द फ्रेम इज दैट इट शैल बी स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग एनफ। सीधे शब्दों में आप इतना याद कर लीजिए, जो फ्रेम है वो स्टिफ होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट द सर्व ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्सेस। सीधी सी बात है, वेट ज़्यादा आएगा तो उसमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्स डेवलप होंगे, तो उनके लिए व्हीकल को स्टिफ, मतलब फ्रेम को स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक फ्रेम का कंस्ट्रक्शन है, ये फ्रेम है एक तरह से, ये एक फ्रेम है। तो इस फ्रेम में जो जो आप एक बार देख लीजिए इसको, ये फ्रेम है पूरा का पूरा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये सी का मतलब होता है क्रॉस मेंबर्स या साइड मेंबर्स। जो सी है इसका मतलब होता है क्रॉस मेंबर्स या साइड मेंबर्स। देखिए ए लिखा हुआ है, ए का, ए और बी जो चैनल सेक्शन है, लॉरीज वगैरह जो ट्रक वगैरह यूज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साइड मेंबर्स हो गए ए और बी, ये ए और ये बी, ये साइड मेंबर हो गया। सी है, ये हो गए क्रॉस मेंबर्स, सी है, ये क्रॉस मेंबर्स हैं। जो डी है, ये वाले, इनको बोलते हैं डम ब्रैकेट। डम ब्रैकेट जहाँ पर हम कह सकते हैं हमको क्या लगाना है, डम्ब आयरन जिसे बोलते हैं, या जहाँ बम्पर के लिए जगह होती है उसको डम्ब आयरन बोलते हैं, इतना से याद रखो। जो ई है उसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसके ऊपर हम स्प्रिंग जो है सस्पेंशन सिस्टम उसको कनेक्ट करते हैं। जो एफ है, ये एफ जो है उसको हम कहते हैं बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जब बॉडी इस पर कनेक्ट होगी इस फ्रेम के ऊपर तो उसको सपोर्ट करने के लिए एफ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये पूरा फ्रेम का स्ट्रक्चर है। मैंने कर्व के लिए बताया था, आप देख सकते हैं पीछे की साइड कर्व है, आगे से नैरो है, पीछे से वाइड है। कार फ्रेम्स की बात करते हैं। अब देखिए फ्रेम भी मैं बताऊंगा आगे, कन्वेंशनल टाइप होती है, सेमी इंटीग्रल होती है, इंटीग्रल होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब कार फ्रेम्स की बात करते हैं, तो कार फ्रेम्स कैसी होती हैं। कार फ्रेम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कार में हमेशा ध्यान रखना है, अब फ्रेम आपको समझ में आ गई है कि साइड मेंबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर, क्रॉस मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये फ्रंट क्रॉस मेंबर है, तो इसमें क्रॉस मेंबर की जगह हम कह सकते हैं एक्स मेंबर, मतलब इस शेप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, टॉर्सनल रिजिडिटी को प्रोवाइड करने के लिए इसमें ऐड किया था कार में, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, और जो स्प्रिंग के लिए जो ब्रैकेट देते हैं जिसको हमने ई से डिनोट किया था, ठीक है, स्प्रिंग के लिए, मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। लॉन्गिट्यूडनल मेंबर, साइड मेंबर्स बोल दो, बात एक ही है। कौन कौन से क्रॉस सेक्शंस होते हैं, आई सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, मतलब ट्यूबुलर जिसको बोलते हैं हम, और चैनल सेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का सेक्शन यूज़ कर सकते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ट्रक फ्रेम की बात करते हैं। अब ट्रक फ्रेम होते हैं ना, उनमें वाइड नैरो की आवश्यकता नहीं होती, वो एकदम सीधे स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है बिल्कुल सेम होती है। ट्रक फ्रेम्स आर मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म विड्थ
एंड टू एंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रक फ्रेम्स है वो यूनिफॉर्म विड्थ की एंड टू एंड बनाई जाती है, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल जो मेंबर्स हैं, मतलब ये साइड जो मेंबर्स हैं, ये क्या होते हैं, चैनल सेक्शन होते हैं। मतलब चैनल सेक्शन का मतलब इस प्रकार से चैनल सेक्शन होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। उसके बाद में क्रॉस मेंबर्स आर लोकेटेड अंडर द रेडिएटर एंड इंजन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्रॉस मेंबर्स आर लोकेटेड अंडर द रेडिएटर एंड इंजन। या हम यूँ कह सकते हैं कि इन क्रॉस मेंबर्स के ऊपर जो है रेडिएटर और इंजन माउंट होता है। इसके ऊपर इंजन होगा तो इसका मतलब ये क्रॉस मेंबर्स है वो इंजन के नीचे हो गए। सिंपल है। इस प्रकार की फ्रेम दिख रखी है। अब बम्पर्स की बात करते हैं। बम्पर क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग बम्पर्स। अगर मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी को ठोकता है पीछे से, तो बम्पर उसकी एक तरह से सुरक्षा करता है। शॉक लगता है, इम्पैक्ट लगता है, कॉलिजन होती है, मतलब भिड़ंत होती है, टक्कर होती है, तो ट्रांसफर द सेम, शॉक या इम्पैक्ट को किस पर ट्रांसफ़र करना, फ्रेम पर, उसके लिए बम्पर्स यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बम्पर्स विद फ्रेम इज टू टेक द शॉक ऑफ इम्पैक्ट और कॉलिजन एंड ट्रांसफ़र द सेम टू द फ्रेम। ठीक है, इससे क्या होगा, व्हीकल का डैमेज नहीं होगा, इंजन डैमेज नहीं होगा, रेडिएटर लैंप वगैरह डैमेज नहीं होंगे। जो शॉक लगेगा वो शॉक किस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फ्रेम पर। आपने देखा होगा ना आगे की साइड में इस प्रकार से ये व्हीकल है इस प्रकार से, और इसके आगे एक आयरन का, हैवी व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा पीस निकला हुआ होता है जिसको यहाँ पर बेल्ट किया जाता है या फिर रिवेट किया जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर बड़ी बड़ी पीछे की साइड तो बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी रहती हैं, उसके लिए होता है बम्पर। ठीक है, लेकिन जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें तो मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स में मैन्युफैक्चर, ट्रक वगैरह होते हैं, बम्पर्स फॉर ट्रक एंड बसेज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर देमसेल्व्स, खुद ही प्रोवाइड करता है। लेकिन सिंपल व्हीकल्स में क्या होता है, प्रेस्ड स्टील चैनल सेक्शन होती हैं जो कि बाद में रिविट की जाती है। ठीक है, या हम खुद लगवा लेते हैं। अब फंक्शन क्या क्या है फ्रेम के, ये देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ द फ्रेम, टू कैरी द वेट ऑफ व्हीकल एंड इट्स पैसेंजर्स। टायर्स हैं, टायर्स एक्सल लगे हुए हैं, टायर एक्सल पर टायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और एक्सल्स के थ्रू सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है। वो सस्पेंशन सिस्टम किस पर लगा हुआ है, फ्रेम पर लगा हुआ है। तो उसके थ्रू क्या करेंगे, टू कैरी द वेट ऑफ व्हीकल एंड इट्स पैसेंजर्स। ठीक है, व्हीकल का वेट और पैसेंजर्स का वेट ये कैरी करता है। सेकंड क्या है, टू विदस्टैंड द इंजन एंड ट्रांसमिशन टॉर्क एंड थ्रस्ट स्ट्रेसेस एज वेल एज एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क। इंजन और ट्रांसमिशन टॉर्क है उनको ये क्या करता है, विदस्टैंड करता है, उनको एब्जॉर्व करता है एक तरह से। टू विदस्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस व्हाइल कॉर्नरिंग, मतलब जब अगर टर्न लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी फ्रेम के द्वारा रजिस्ट किया जाता है। टू विदस्टैंड द बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड ट्विस्टिंग ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सल्स। अब चूँकि सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, ज़्यादा जोर का झटका आता है तो ये फ्रेम के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। मैंने व्हील बेस और ट्रैक का आपको समझा ही दिया है। टाइप ऑफ फ्रेम्स देख लीजिए, कन्वेंशनल फ्रेम होती है, जो अभी मैंने सी सेक्शन में जो बताया था वो कन्वेंशनल फ्रेम है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं कन्वेंशनल, जिसमें क्रॉस मेंबर्स इस टाइप से लगे रहते हैं। ये पुराने गाड़ियों में लगे रहते थे। ठीक है, इस प्रकार के कार्स वगैरह में भी लगे रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्रेम लोड ऑफ व्हीकल आर ट्रांसफर टू सस्पेंशन बाय फ्रेम विच इज़ द मेन स्केलेटन ऑफ व्हीकल। मैंने अभी खूब बताया आपको, जो लोड है वो सस्पेंशन पर ट्रांसफ़र होता है एक तरह से, ताकि झटके नहीं लगें फ्रेम के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें गास्केट कौन सी लगी रहती है, अगर इंजन माउंट करना है तो रबर जो है माउंटिंग लगी रहती है इसके ऊपर 3 पॉइंट्स पर। फ्रेम सपोर्ट द इंजन, पावर ट्रेन, कार बॉडी। इट इज़ सपोर्टेड ऑन द व्हील एक्सल बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंग, बात कर चुके हैं। द बॉडी वर्क इज मेड टू फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक वुड एंड कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रेम डिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रबर माउंटिंग्स। जो भी इंजन वगैरह आदि को हम उसके ऊपर माउंट करते हैं तो उससे पहले हम रबर माउंटिंग्स लगाते हैं ताकि वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो। ठीक है, अगर इंजन वाइब्रेट करेगा या इंजन चलेगा तो वाइब्रेशन जनरेट होगा, वो फ्रेम पर ट्रांसफ़र होगा, फिर वो बॉडी में भी ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इसे हम रबर माउंटिंग्स यूज़ करते हैं।
इस टाइप की फ्रेम वाइडली कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रक में। कन्वेंशनल फ्रेम कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रक में। दूसरी होती है सेमी इंटीग्रल। तो रबर जो बॉडी है, ये रबर जो माउंटिंग्स है, उस रबर माउंटिंग्स को हटाकर हम क्या यूज़ करते हैं फिर? स्टिफ माउंट्स, मतलब उसी में ही हम रिबिट कर देते हैं या फिर बेल्ड कर देते हैं। द रबर बॉडी माउंट्स आर रिप्लेस्ड बाय रिलेटिवली स्टिफ माउंट्स सो दैट पार्ट ऑफ फ्रेम लोड इज ट्रांसफर टू द बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने रबर माउंटिंग्स लगाई थी, रबर माउंटिंग्स की जगह हम जो है स्टिफ माउंट्स यूज़ करेंगे। कोई भी प्लेट वगैरह लगा दी, गैस्केट वगैरह लगा दी, वो ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। थर्ड होती है इंटीग्रल टाइप फ्रेम। तो इंटीग्रल टाइप, बेसिकली इंटीग्रल का मतलब ही होता है कि उसके साथ एक्चुअली जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है, उसमें कोई हम अलग से कोई फ्रेम यूज नहीं करते, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं यूनिट फ्रेम एंड बॉडी टाइप कंस्ट्रक्शन, देयर इज नो फ्रेम, मतलब बॉडी डायरेक्टली एक्सेल्स पर टिकी होती है। द बॉडी एंड फ्रेम आर सिंगल यूनिट वेल्डेड टुगेदर, ये कह सकते हैं, ठीक है। फ्रेम जो है जनरली 3 टाइप की होती हैं, जनरली बता रहा हूँ, बाकी आई सेक्शन की भी होती है, चैनल सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन है, ट्यूबुलर सेक्शन है, ठीक है। चैनल सेक्शन है वो लॉन्ग मेंबर्स में यूज़ किया जाता है, बॉक्स सेक्शन शॉर्ट मेंबर्स में यूज़ किया जाता है, ट्यूबुलर सेक्शन आजकल 3 व्हीलर्स में यूज़ किया जा रहा है, स्कूटर्स में यूज़ किया जा रहा है, मेटाडोर्स में यूज़ किया जा रहा है, पिकअप्स में यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों बाकी के पार्ट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।